हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द जियोग्राफी यूपीएससी। दिस इज अमन मिश्रा। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिक जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1, द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या होते हैं, मेटेरॉइड क्या होती हैं, फिर इसके अंदर हम काइपर बेल्ट के बारे में देखेंगे, ओट क्लाउड क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम सेलेस्टियल बॉडीज़, सन, देन हम देखेंगे प्लैनेट्स, फिर उसका हम देखेंगे मून क्या होता है, मून से हमारा अर्थ का डिस्टेंस, ये सब कुछ इसमें कवर करेंगे। देन हम कवर करेंगे एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या होते हैं, मेटेरॉइड क्या होती है, काइपर बेल्ट क्या होता है एंड ओट क्लाउड क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी हमारे नाइट स्काई में शाइनिंग कर रहा हो, हम उनको बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़, चाहे वो हमारा सन हो, मून हो या फिर कोई अदर ऑब्जेक्ट हो जो भी हमारे नाइट स्काई में शाइनिंग कर रहा हो। जो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं ये बड़ी होती हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा हॉट होती हैं। ये सारी की सारी गैसेस से बनी होती हैं। दे हैव देयर ओन हीट, इनकी खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जो कि ये लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं। और ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम स्टार बोलते हैं, और जो हमारा सन है वो भी एक स्टार ही है। हमने नोटिस किया होगा कि जो हमारे स्काई में हम देखते हैं तो स्टार्स बहुत सारे दिखते हैं, लेकिन सन को भी स्टार बोल रहे हैं और जो दूर है वो भी स्टार हैं। हाँ हाँ, दोनों मतलब स्टार ही हैं, बट क्या है उसमें कि जो हमारा ये सन है ये हमसे पास है, तो इसलिए हम इसको स्टार बोलते हैं, तो हमको इसकी हीट और लाइट फील होती है। बट जो बाकी और जो स्टार्स हैं वो हमसे काफ़ी दूर हैं, तो इसीलिए हमको ना तो उनकी हीट फील होती है और ना ही उनकी लाइट फील होती है। लेकिन जो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं, ना तो उनकी कोई हीट होती है और ना ही कोई लाइट होती है। वो दूसरे जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं उनसे वो लिट करते हैं, लिट मतलब उनसे वो चमकते हैं, जैसे कि हमारा मून हो गया और जो प्लैनेट्स हैं वो सारे। ऐसी बॉडीज़ को हम प्लैनेट्स बोलते हैं। और ये जो प्लैनेट वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया है, प्लैनेटिया से, और जिसका मतलब है वंडर्स। वंडर्स मतलब कि हमेशा चलते रहना। हम देखते हैं कॉन्स्टलेशन क्या होता है। जब हम नाइट स्काई में देखते हैं तो हमको कोई ना कोई पैटर्न बनता दिखाई देता है। अगर नहीं दिखाई देता तो हम खुद ही नोटिस कर लेते हैं, हाँ ये किसी ऑब्जेक्ट का पैटर्न बन रहा है, या फिर किसी एनिमल का, या फिर किसी अदर ऑब्जेक्ट का। हम इमेजिन कर लेते हैं, हाँ ये इस ऑब्जेक्ट का है, इस एनिमल का ये इमेज शो हो रहा है। तो हम जाए नाइट स्काई में नोटिस करते हैं तो हमको कई सारे पैटर्न दिखाई देते हैं। और जब डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, मतलब अलग अलग ग्रुप ऑफ स्टार्स हम देखते हैं तो इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो एक हमारा अर्सा मेजर और अ बिग बियर, जिसको हम सप्तऋषि बोलते हैं। सप्तऋषि मतलब होता है 7, सप्त मीन्स 7 एंड ऋषि मीन्स होता है सिजस, तो 7 ऋषियों। दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द अर्सा मेजर, जो कि अर्सा मेजर का पार्ट बनता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं पोल स्टार। पोल स्टार क्या होता है। पहले हम ये जानते हैं कि एंशिएंट टाइम में क्या करते थे लोग। दिन में क्या करते थे, अगर उनको डायरेक्शन पता करनी होती थी, क्योंकि उनके पास तो कोई कंपास वगैरह तो था नहीं, तो वो क्या करते थे कि सन को नोटिस करते थे कि सन किस डायरेक्शन में, उस हिसाब से वो अपनी डायरेक्शन को पता लगाते थे। लेकिन अगर उनको रात में कहीं चलना होता था तो रात में क्या करते थे, रात में वो देखते थे कि जो पोल स्टार है वो हमारा कहाँ पे है, तो इसके थ्रू वो अपना जो डायरेक्शन है वो अपना डिटरमाइन करते थे। जो पोल स्टार हम उसको नॉर्थ स्टार भी कहते हैं, और इसको हम नॉर्थ, ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही होता है। इट इज़ कॉल्ड द पोल स्टार। ये जो हमेशा ये सेम पोजीशन में होता है। अगर नॉर्थ में है तो नॉर्थ स्टार मतलब नॉर्थ में ही रहेगा, ये कभी अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं करता। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ दिस पोल स्टार। हम जो पोल स्टार है उसकी कैसे पहचानेंगे कौन सा पोल स्टार है, तो जो हमारा सप्तऋषि है, हमने जो कॉन्स्टलेशन में पढ़ा, अर्सा मेजर या फिर सप्तऋषि, तो वहाँ से हम एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट करेंगे जो कि सीधा जाता है। तो उसको हम जो उसके मतलब डायरेक्टली जो उसके सामने पड़ेगा उसको हम बोलेंगे पोल स्टार। और वैसे भी अगर हम इसको इमेजिन कर मतलब देखना चाहें तो ये नॉर्मली दिखे जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लिट करता हुआ स्टार होता है हमारे वो क्या बोलते हैं स्पेस में। हम देखते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सन क्या होता है, उसके 8 प्लैनेट्स के बारे में, सैटेलाइट्स और कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ जिनको हम एस्ट्रॉइड और मेटियोरॉइड्स बोलते हैं। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली।
हम कभी कभी जो सोलर सिस्टम का जो सोलर फैमिली है हमारा, हम उसको हेड किसको बोलते हैं, सन को, जो कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका हेड है सोलर सन। हम स्टार्ट करते हैं सन के बारे में। जो सन है वो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में आता है, मतलब कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो साइड में घूमते रहते हैं, या फिर जो एस्ट्रॉयड बेल्ट, मीटियोराइड्स, कॉमेट्स, ये सारे साइड में रहते हैं, और जो हमारा सन है ये सेंटर में एग्जिस्ट करता है। इट इज़ अ ह्यूज मेड अप ऑफ द एक्सट्रीमली हॉट गैसेज, ये हॉट गैसेज से बना हुआ है। मेजर गैसेज जो इसमें है ये बोलते हैं हाइड्रोजन और हीलियम, और बाकी अदर गैसेज हैं जिससे बना हुआ है। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, और एक तरीके से एक पुलिंग फोर्स मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उन पे। अगर सपोज दैट मान लो कि ग्रेविटेशनल फोर्स ना होती सन के पास, तो क्या होता, जो हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं या फिर जो भी ऑब्जेक्ट हैं हमारे सोलर सिस्टम में, वो सारे के सारे डीप स्पेस में चले जाते, खो जाते। सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड द लाइट, जिसके थ्रू हम अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट है। अगर ये ना होता तो ना तो फोटोसिंथेसिस हो पाता, ना तो हमारा जो भी मतलब ट्रीज़ वगैरह हैं ना तो वो ग्रो कर पाते, और ना ही हम खुद, जब ये नहीं होते तो खाना भी नहीं मिलता, तो उसकी वजह से हम मतलब कि लाइफ एग्जिस्ट नहीं होती हमारे अर्थ पे। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ टू द सन, जो कि 93 मिलियन माइल्स, जो कि 150 मिलियन किलोमीटर्स होता है। अगर हम बात करें, जो सन है वो दो गैसें से बना है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन क्या करता है, दो हाइड्रोजन मिलते हैं और ये मिलके हीलियम बनाते हैं, जिसके थ्रू जब ये हीलियम होता है तो इसको हम बोलते हैं थर्मल न्यूक्लियर फिजन, थर्मो न्यूक्लियर फिजन। जब ये दो हाइड्रोजन मिलते हैं और ये इनको मिलके एक हीलियम प्रोडक्ट बनाता है, जिसके थ्रू जब ये दोनों हाइड्रोजन मिलके बनते हैं तो उसके थ्रू हमको इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन और जो लाइफ गिविंग हीट है हमको प्रोवाइड होती है अर्थ पे। और हम देखते हैं कि जो सन है उसके क्या बोलते हैं, उसकी कई सारी लेयर्स हैं। फर्स्ट हो गया, चलिए हम दूसरा स्क्रीन ले लेते हैं। एक हो गया जो उसकी लेयर्स हैं, लेयर्स ऑफ द सन। फर्स्ट हो गया कोरोना, सेकेंड क्रोमोस्फेयर, थर्ड फोटोस्फेयर, फोर्थ हो गया कन्वेक्टिव जोन एंड रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन एंड फिफ्थ रेडिएटिव जोन, टिप जोन। और जो सिक्स्थ हो गया वो हो गया कोर, जैसे कि हमारा अर्थ का कोर वो। तो इन सबसे मिलके ये बना हुआ है, इसका जो लेयर्स है यही है। हम देखते हैं इसमें एटम काउंट, इसमें 91% हाइड्रोजन पाया जाता है, 8.9% हीलियम, 0.1% अदर जो होते हैं, जो भी नाइट्रोजन कार्बन पाए जाते हैं। और ये सारे के सारे गैसेस स्टेट में लाई करते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। और जो हमारे कोर का टेम्परेचर वो अगर हम देखें तो इसका है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। हम बात कर लेते हैं कि जो सन है वो बोल रहे हैं कि 6.5 बिलियन ईयर में इसको ख़त्म हो जाएगा, जो इसके हाइड्रोजन फ्यूल है वो ख़त्म हो जाएगी, और जिसके थ्रू जो हमारा मरकरी, वीनस, अर्थ, इवन अर्थ भी, जो कि अर्थ को इन्वॉल्व मतलब कि कवर कर लेगा, और जो सन है एक बाद में जाके एक डॉर्फ स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम वाइट स्टार बोलते हैं। ये हो गए इसके सारे कन्वेक्टिव जोन, कोरोना, रेडिएटिव जोन, क्रोमोस्फेयर हो गया, फोटोस्फेयर हो गया, और भी सारे इसमें, तो उसको हम बाकी हम नहीं पढ़ेंगे, वो बहुत ज़्यादा डीप चला जाएगा। अभी तक हमने नोटिस किया होगा कि जितने भी जो भी मतलब सब लोग कहते हैं कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं या फिर जो अदर बॉडीज़ हैं वो सन के चक्कर लगाती हैं, बट हम टेक्निकली देखें तो ऐसा नहीं है। जितने प्लैनेट्स हैं ये हाफ ट्रूथ है,
जो प्लैनेट्स हैं एक्चुअली ऑर्बिट एंड दियर कॉमन सेंटर ऑफ द मास। जो भी प्लैनेट्स हैं या फिर जो स्टार्स हैं, जो हमारा सन है या फिर जो प्लैनेट्स हैं, वो ऑर्बिट दियर द कॉमन सेंटर। कॉमन सेंटर में जो मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट होती है तो उसका एक कॉमन सेंटर ऑफ मास होता है, जिसको हम बोलते हैं बैरी सेंटर। बैरी सेंटर हेल्प अस एस्ट्रोनॉमर टू सर्च द प्लैनेट बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम। और जो बैरी सेंटर है वो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स को हेल्प करता है प्लैनेट्स को सर्च करने में। व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका सेंटर ऑफ मास होता है, इट इज़ एग्जैक्ट सेंटर ऑफ ऑल द मटेरियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके सेंटर में लाई करता है अगर जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वली है। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट देखें, सेंटर ऑफ मास इज़ द पॉइंट ऑफ बैलेंस। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं जो उसका सेंटर ऑफ मास है, अगर वहाँ पे हम कोई चीज़ रख दें, हाथ रखें या फिर जैसे रूलर का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका जो सेंटर मास है, सेंटर ऑफ मास है, ये मिडिल में है। अगर हम यहाँ पे अपने फिंगर को लगाएंगे तो क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगा दोनों साइड में। तो इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, जिसको हम बोलते हैं बैरी सेंटर। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन इजिली फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास बाय द रूलर। ट्राई टू होल्डिंग द फिंगर अंडर द मिडिल ruler in the few different spots. You will find the spot where you can balance or the whole ruler on the just one fingertip. That's a ruler center, so center of mass. The center of mass is also called the center of the gravity. और जो center of mass होता है उसको हम center of the gravity बोलते हैं। इसमें हमने देख लिया कि जो center of mass है वो दो जो ऑब्जेक्ट है उसके मिडिल में लाई कर रहा है, बट हम कभी कभी देखते हैं कि जो center of mass है वो सेंटर में नहीं होता। Some parts of the object may have more than mass द अदर पार्ट्स। ठीक है, कुछ जो पार्ट्स होता है उसके जो मतलब दूसरे साइड में जो होता है वहाँ पे मास ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से जो सेंटर ऑफ मास होता है वो वहाँ पे लाई करता है। अगर हम एग्जांपल देखें स्लेज हैमर की, तो मास 1 जो उसका सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे है। सो इट्स सेंटर ऑफ मास इज मच क्लोजर टू द हैवी। ठीक है, जो मतलब हैवी ऑब्जेक्ट है, जो जैसे कि इसका जो मास है वो सबसे ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे बीच में रखें अपना फिंगर या फिर हाथ लगाएं, ठीक है, फिंगर रखते हैं, तो यहाँ से हम इसको मतलब बैलेंस नहीं कर सकते। और अगर हम यहाँ पे करें तो यहाँ से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसे मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर जितना उसका मास होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया और दूसरा ऑब्जेक्ट ये हो गया, तो अगर हम इन दोनों के बीच में देखें सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा, मिडिल में नहीं लाई करेगा। मिडिल में इसलिए नहीं लाई करेगा क्योंकि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट के भी जो मास है वो दोनों डिफरेंट है। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसके पास वो जो सेंटर ऑफ मास है वो लाई करेगा। अगर हम स्पेस की बात करें, टू और द मोर ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिटिंग ईच अदर ऑल्सो हैव ए सेंटर ऑफ मास। जो भी हमारे मतलब कि जो भी हमारे प्लैनेट्स हैं या फिर स्टार्स हैं वो सेंटर ऑफ मास के चक्कर लगा रहे हैं, ना कि सन के चक्कर लगा रहे हैं। इट इज़ द पॉइंट अराउंड विच द ऑब्जेक्ट ऑर्बिट। द पॉइंट इज़ द बैरी सेंटर। जिसका वो चक्कर लगा रहे हैं उसको हम बोलते हैं बैरी सेंटर। द बैरी सेंटर इज यूजली क्लोजेस्ट टू द ऑब्जेक्ट विद द मोस्ट मास। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हम ये जो ट्रायंगल है इसके ऊपर ही बन रखा है, क्योंकि मास जो है इस ऑब्जेक्ट का ज़्यादा है और जो ये वाली ऑब्जेक्ट है इसका कम है। तो इसलिए जो सेंटर ऑफ मास है, ये कोई प्लैनेट है, ये हमारा सन है। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो हमारे सन के पास आ गया है। और अगर यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट इक्वली होते तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास था वो यहाँ पे लाई करता, या फिर ये वाला ज़्यादा होता और ये वाला छोटा होता, तो सेंटर ऑफ मास हमारे इसके पास होता। तो इसे हम देखते हैं कि जिसका जो मास है, जिस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो ज़्यादा रहता है, तो उसको हम बोलते हैं वहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है वो अवेलेबल होगा। हम देखते हैं बैरी सेंटर इन आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में देखते हैं वेयर इज़ द बैरी सेंटर ऑफ द बैरी सेंटर बिटवीन द अर्थ एंड सन। अगर हम बैरी सेंटर पता करें अर्थ और सन के बीच में, तो कहाँ पे लाई करेगा? जो सन है उसके पास सबसे ज़्यादा मास है। ये मैं भूल गया था बताना आपको। जो हमारा सन का मास है वो है 99.8%, और जो बाकी जो प्लैनेट्स हैं या फिर जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनका जो मास है वो 0.2%। मतलब कि सन एक साइड है और बाकी जितने प्लैनेट्स हैं या फिर ऑब्जेक्ट हैं वो दूसरी साइड है, जिसका जो मास है वो 0.2%। कितना कम। तो जो सन है उसके पास बहुत ज़्यादा मास है। अगर हम कंपैरिजन करें अर्थ के मास की और अर्थ के मास के, उसमें अर्थ और सन के मास के बीच में, तो जो अर्थ का मास है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है सन के कंपैरिजन में। इसका मतलब है जो सन है वो हेड ऑफ दी स्लेजर हैमर, मतलब कि जैसे हमने उस हैमर के बारे में देखा था कि यहाँ पे इसकी सेंटर ऑफ मास मतलब इसके पास यहाँ पे लाई कर रहा था, वैसे ही जो हमारा सन है
एग्जांपल के तौर पे ये हो गया हमारा सन और ये होगी हमारी अर्थ। तो जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो हमारे कहीं जाके यहाँ पे लाई होगा। जो हमारा सन का सेंटर है वो तो हो गया यहाँ पे, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है वो जाके यहाँ पे लाई करेगी, क्योंकि इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा छोटी है और जो इसका मास है वो भी बहुत कम है। तो उसके कंपैरिजन में ये जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा अर्थ और सन के बीच में वो होगा ये। तो जो सन है वो भी इसके ऐसे ही चक्कर लगाएगा, ऐसे घूमता रहेगा अपने मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ही, सरफेस में ही, और जो ये है ये इसके चक्कर लगाती रहेगी। तो ऐसा हमको दिखता है कि हाँ जो अर्थ हमारी है वो सन के चक्कर लगा रही है, बट ऐसा नहीं है। अगर हम उसी प्लैनेट्स में देखें तो जुपिटर देख लेते हैं। जुपिटर है एक लार्जर देन है अर्थ, है अर्थ से बहुत ज़्यादा मतलब लार्ज है, जिसका जो 318 टाइम्स मोर मास है। अगर हम देखें जिसका मास है 1 है, ठीक है, और अगर हम वहीं जुपिटर का देखें तो वो 318 है, मतलब 318 टाइम्स मतलब ज़्यादा, 318 टाइम्स मोर मास है अर्थ की। तो इसके हम अगर रिजल्ट में देखें तो जो बैरी सेंटर है जुपिटर का और सन का इज़ नॉट इन द सेंटर ऑफ द सन, मतलब कि हमने देखा तो जो अर्थ है और सन, अर्थ और सन के बीच में तो जो हमारा सेंटर ऑफ मास था वो अर्थ के मतलब जो सन का सरफेस था वहीं पे था, मतलब उसके अंदर ही था, बट मतलब सेंटर में नहीं था, उसके अंदर था। लेकिन अगर हम जुपिटर और सन के बीच में देखो, ये देखो ये जुपिटर और सन है, तो इनके बीच में अगर हम देखें तो जो सेंटर ऑफ मास है वो सन के जो सन का सरफेस है वो उसके बाहर हो रहा है, क्योंकि जो इसका मास है वो कई ज़्यादा मतलब कि 318 टाइम्स मोर है अर्थ की। तो जो हमारा सेंटर ऑफ मास है जुपिटर और अर्थ के बीच में तो वो आएगा यहाँ पे। तो जो जुपिटर है वो इसके चक्कर लगा रहा है और जो सन है वो भी इसके चक्कर लगा रहा है। आवर एंटायर सोलर सिस्टम हैज़ ऑल्सो बैरी सेंटर, जितने भी हमारे मतलब जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका बैरी सेंटर है, और जो सन है अर्थ या फिर जितने भी प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में वो ऑर्बिट अराउंड दिस बैरी सेंटर, मतलब कि चाहे वो हमारा सन हो, ये बैरी सेंटर हो गया हमारा, चाहे हमारा सन हो, आवर एंटायर सोलर सिस्टम, ठीक है, जो उसका बैरी सेंटर है वो ये हमारा हो गया सन, बैरी सेंटर हो गया यहाँ पे। तो जितने प्लैनेट्स हैं, चाहे ये अर्थ हो गया, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, तो ये सारे के सारे इस बैरी सेंटर के चक्कर लगा रहे हैं, इवन सन भी। तो जो हमारे जितने प्लैनेट्स हैं वो बैरी सेंटर के चक्कर लगा रहे हैं, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम में। सन, अर्थ एंड ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम ऑर्बिट अराउंड द बैरी सेंटर। इट इज़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम कंबाइंड। ये सेंटर ऑफ मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का हमारे जो भी हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। Our solar system is the barycenter constantly changes position. Its position depend upon where the planets are in their orbits. The solar system is the barycenter can range from being near the center of the sun to being outside the surface of the sun. As the sun orbits moving barycenter, it wobbles around it. ठीक है, अगर हम एग्जांपल देखें वो इसी का देखें कि जो हमारा सन है उसका हमेशा सेंटर ऑफ जो barycenter है वो चेंज होता रहता है। तो ये हो गया हमारा सन, ये हो गया हमारा बैरी सेंटर, या फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं बैरी सेंटर। तो अगर ये जितने भी प्लैनेट्स हैं अगर वो एक लाइन में है, ठीक है, सारे के सारे एक लाइन में हो गए, ठीक, तो क्या होगा, जो बैरी सेंटर होगा इसके कहीं यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जो दोनों का मास है वो एग्जैक्ट सेम तो नहीं है, बट कह सकते हैं अब इधर जो मास है वो सबसे ज़्यादा आ चुका है। बट अगर हम देखें कि ये प्लैनेट्स यहाँ पे हैं, ये वाला प्लैनेट यहाँ पे है, दूसरा प्लैनेट यहाँ पे है, ये हो गया यहाँ पे प्लैनेट सैटर्न यहाँ पे हो गया, ये सारे अलग अलग प्लैनेट्स। तो जो इसका बैरी सेंटर होगा वो कहीं जाके सरफेस के अंदर होगा, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे होगा, इसके कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पे होगा इसका सेंटर। मतलब जितना छोटा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही जो सन का सरफेस है वो उतना ही अंदर होगा। अब हम देखते हैं हाउ डू द बैरी सेंटर हेल्प अस टू फाइंड द अदर प्लैनेट। जो बैरी सेंटर है वो हमको अदर प्लैनेट्स को फाइंड करने में कैसे हेल्प करता है। इफ़ स्टार हैज़ अ प्लैनेट, जो कोई भी सन है या फिर जैसे हमारा सन है उसके पास तो प्लैनेट्स हैं सारे, ये डिस्कवर किए गए। तो जैसे जो स्टार्स ऑर्बिट अराउंड द बैरी सेंटर दैट इज़ नॉट एट वे इट्स वेरी सेंटर, मतलब जो सन है उसके एकदम सेंटर में नहीं रहेगा, उसके बाहर यहाँ पे, ठीक है, कहीं ना कहीं लाइक करेगा। दिस इज कॉज द स्टार टू लुक लाइक इट्स वॉबलिंग। का हम देखते हैं मतलब कैसे हेल्प करता है जो मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई भी प्लैनेट हो उसको सर्च करने में। तो ये हो गया सन, किसी भी सन हो गया। तो अगर हम देखते हैं जो सन का बैरी सेंटर है वो कहाँ पे है, अगर यहाँ पे है तो हमको लगेगा कि हाँ जो
कोई जो प्लैनेट है वो छोटा है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो हमको पता लग जाएगा कि जो प्लैनेट है, दूसरे प्लैनेट है, उसका मास कितना है, तो उसकी वजह से हम उसको फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पे है। प्लैनेट अराउंड द अदर स्टार, अगर हम इसका ये वाला एग्जांपल देखें, as seen from the above, a large planet and star orbit their said center of mass or the barycenter। ठीक है, ये कि जो हमारा प्लैनेट है, ठीक है, और ये जो हमारा सन है, तो ये हो गया हमारा बारीसेंटर। इसके यहाँ पे ये कर रहा है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे सर्कल में ये घूम रहा है, ये सन भी हमारा घूम रहा है इसकी बारीसेंटर में, और जो हमारा प्लैनेट है ये भी इसके ही चक्कर लगा रहा है। अगर हम इसके देखें, साइड से देखें, तो ये हमारा जो इसका है ये थोड़ा सा कुछ बड़ा हो गया प्लैनेट, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके कुछ अंदर ही है। हम देख रहे हैं कि ये शायद आगे पीछे हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं पूरा सर्कुलर वे में घूम रहा है, जो भी है मतलब सेंटर ऑफ मास के सर्कुलर वे में घूम रहा है। लेकिन हम अगर यहाँ पे देखें तो हम देखें जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं जाके यहाँ पे है, तो ये आगे पीछे हो रहा है सन, और जो प्लैनेट है वो भी हम देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आगे पीछे हो रहा है, लेकिन जो ये सर्कुलर वे में, बारीसेंटर के सर्कुलर वे में चक्कर लगा रहा है। प्लैनेट अराउंड द अदर स्टार्स, प्लैनेट अराउंड द अदर स्टार्स कॉल्ड द एक्सो प्लैनेट। जो भी प्लैनेट्स हैं अदर स्टार, जैसे हमारा सन सोलर सिस्टम है सन का, वैसे ही अदर जो सोलर सिस्टम होगा उसके जो पास में प्लैनेट्स होंगे उसको हम बोलते हैं एक्सो प्लैनेट, जो कि हमारे बाहर है। दे आर हिडन बाय द ब्राइट ग्लेयर ऑफ द स्टार्स डिटेक्टिंग अ स्टार्स वॉबल एंड इफ देयर प्लैनेट ऑर्बिटिंग। ठीक है, जैसे हमने बोला कि जो प्लैनेट्स हैं उनको हेल्प करता है रिसर्च करने में, डिस्कवर करने में, वैसे ही जो बाहरी प्लैनेट है उनको सर्च करने में मदद करता है कि उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्लैनेट के बारे में। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, जो कि प्लूटो था वो डॉग प्लैनेट अनाउंस कर दिया गया है 2006 में। तो हम आज इसमें पढ़ेंगे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ऑल दी 8 planets of solar system move around the sun in the fixed path। हमने पहले आपको समझा दिया, एक तो ये नॉर्मल समझने के लिए, हाँ ये सन की सर्कुलर वे में घूम रहा है। दीज पाथ्स आर द इलोंगेटेड। इलोंगेटेड का मतलब होता है जो सन है, ये सन हो गया मान लो, तो इसके सर्कुलर वे में नहीं, इसके इलोंगेटेड वे में ऐसे करके चक्कर लगा रहा है। और जो जिस पाथ में ये ऑर्बिट, मतलब जिस पाथ में चक्कर लगा रहे हैं हम उसको बोलते हैं ऑर्बिट। ये हो गया, जैसे कि जहाँ पे मरकरी है तो जो मरकरी की ऑर्बिट है ये हो गई, ये अपने इस पाथ में चक्कर लगा रहे हैं। वीनस की ऑर्बिट, अर्थ की ऑर्बिट, तो ऐसे ही सारे जितने प्लैनेट्स हैं वो अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। ठीक है, अगर हम आज के देखें तो 2006 में प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड प्लैनेट। पहले इसको प्लैनेट के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब 2006 में इसको डॉर्फ प्लैनेट अनाउंस कर दिया गया। इन मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अ डिसीजन वाज टेकन दैट प्लूटो लाइक द अदर सेलेस्टियल बॉडीज सीरीज 2003 डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड द डॉर्फ प्लैनेट। जैसे हमारा सीरीज जो था वो 2003 में इसको डॉर्फ प्लैनेट अनाउंस कर दिया गया था, ऐसे ही जो प्लूटो है वो हमारा डॉर्फ प्लैनेट अनाउंस कर दिया गया। जो सीरीज है प्लैनेट है ये एस्ट्रॉयड बेल्ट में लाई करता है, और जो हमारा डॉर्फ प्लैनेट है ये काइपर बेल्ट में लाई करता है। हम देख लेते हैं डिवाइड्स इन द 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन। जो हमारा प्लैनेट्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए। एक तो हो गया टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और दूसरा हो गया जोवियन प्लैनेट। अब इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं। जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं वो हो गए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और द लास्ट 4 प्लैनेट्स हैं वो हो गए जोवियन प्लैनेट्स। इसमें आ गया मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और इसमें आगे जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मेड अप ऑफ द रॉकी मटेरियल। ये जितने प्लैनेट्स हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट ये रॉकी मटेरियल से बने हुए हैं और ये गैसेस से बने हुए हैं। सरफेसेस आर द सॉलिड। जो इनके सरफेस हैं वो सॉलिड हैं, और जो इनका कोई मतलब जो सरफेस इनका सॉलिड नहीं है तो फिर आइसी होगा या तो फिर गैसियस। डोंट हैव रिंग। इनके पास कोई भी रिंग्स नहीं है, इनके पास रिंग सिस्टम है। चाहे जुपिटर को देख लो, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, कोई भी। वेरी फ्यू मून्स यहाँ पे पाए जाते हैं, और इनके पास बहुत ही ज़्यादा मून है इन प्लैनेट्स के पास। ये रिलेटिवली स्मॉल है, मतलब जितने प्लैनेट्स हैं स्मॉल हैं, और ये इमेंस साइज़ में है, मतलब बड़ी साइज़ में है। हम इसको इमेज के थ्रू देख लेते हैं कि जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हो गई ये 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और ये जोवियन प्लैनेट हो गए जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये इसको हम बोलते हैं आइस जियांट, और इसको हम बोलते हैं गैसियस जियांट। ये हो गया गैसियस जियांट, GASEOUS गैसियस जियांट,
और ये हो गया आइस जिएंट, इसमें भी कैटेगरीज हैं। हम देखते हैं आगे मरकरी के बारे में। जो मरकरी है वो यंगेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द मैसेंजर ऑफ द रोमन गॉड्स। इसका जो नाम है वो रोमन गॉड्स, जो रोमन गॉड हैं उनके नाम पे इसको रखा गया था। जिसका एवरेज डायमीटर है 480 किलोमीटर है, और जिसका डिस्टेंस है अगर हम सन से देखें तो 579 लाख किलोमीटर पड़ जाता है। डिस्टेंस वरीज वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। जब इसका जो डिस्टेंस है इसका हमेशा आगे पीछे, मतलब जो भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, उनका जो डिस्टेंस है वो हमेशा चेंज होता रहता है। अगर ये पास है जैसे इलॉन्गेटेड पाथ में, तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस है मरकरी जो है ये इस टाइम पास में है, और यहाँ पे चला गया तो ये डिस्टेंस का दूर हो गया है। मरकरी टेक्स 88 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन। जो मरकरी है वो 88 डेज लेता है रिवॉल्व अराउंड द सन, एंड इट टेक्स 58.65 डेज टू कंप्लीट वन रोटेशन। और जो इसको वन रोटेशन मतलब 1 ईयर यहाँ पे 58.65 डेज का होता है। टेम्परेचर ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स ऑफ मरकरी फेसिंग द सन रिमेन्स द 400 डिग्री सेल्सियस। जो इसके सन के साइड में, जो सन के टूवर्ड्स में, उस वहाँ का जो टेम्परेचर वो 400 डिग्री सेल्सियस है, और जो सन के बैक साइड में पड़ जाता है उसको हम -200 डिग्री सेल्सियस देखते हैं, जो कि ये नाइट का टेम्परेचर और ये डे टाइम का टेम्परेचर हो जाता है। अगर हम जो टूवर्ड्स उसके हो गए तो हम उसको बोलेंगे डे टाइम, और जो बैक साइड में उसको हम बोलेंगे नाइट टाइम। अगर हम एक चीज़ नोटिस करें तो जो सन का है, जो मरकरी का शेप है वो छोटा इसलिए है क्योंकि जो कभी नोटिस किया मतलब इसका छोटा जो उसका शेप है इतना छोटा गया, तो वह ऐसा इसलिए क्योंकि जो उसका कोर है वो 85% आयरन कोर है, और जबकि जो हमारे अर्थ का कोर है इनर आउटर कोर वो है 55% कवर करता है पूरे अर्थ का सर्फ। लेकिन जो हमारे मरकरी का है वो 85% कवर करता है। तो इसकी वजह से जो मरकरी है और कॉन्ट्रैक्ट होती चली गई। जब से ये बनी है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होती चली गई, क्योंकि यहाँ पे जो आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो जितना जो मतलब कि इतने हाई टेम्परेचर की वजह से सन की, तो ये जो है आयरन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता चला गया है। देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन दी मरकरी। जो मरकरी है उस पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता। जहाँ से बात करते हैं कि क्योंकि जो मरकरी है वो पास में पड़ जाता है सन के, इसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और इसलिए वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर पाया भी नहीं जाता। मरकरी हैज़ नो सैटेलाइट। इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। नासाज मैरिनर 10 वॉज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू विजिट द मरकरी। पहली बार जो नासा का जो था मैरिनर 10 फर्स्ट एयरक्राफ्ट था जो कि मरकरी पे विज़िट किया था, और जो सेकंड था वो मैसेंजर जो कि विज़िट किया था। हम सेकंड प्लैनेट के बारे में देखते हैं। वीनस, सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम द सन इज द वीनस। इट आफ्टर द एंशिएंट रोमन गॉड ऑफ द ब्यूटी इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। ये जो इसका नाम है ये रोमन गॉडेस ऑफ द ब्यूटी के नाम पे रखा गया था, और ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। ऐसा क्यों है? अभी नोटिस किया कि ये जो वीनस है इतना ज़्यादा ब्राइटेस्ट क्यों है हमारी पूरे सोलर सिस्टम में? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो इसके क्लाउड्स हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड से बने हुए हैं, और यहाँ पे एसिड क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो जितनी भी यहाँ पे सन रेजेस आती हैं, सन एनर्जी आती है, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है अर्थ में, सन के पास रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है स्पेस में, जो कि जो सन की एनर्जी आती है उसका 70% रिफ्लेक्ट बैक कर देती है स्पेस में। इट टेक्स 243 डेज टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस एंड टेक्स 225 डेज टू मेक अ वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। ये 225 डेज लेता है वन रोटेशन, मतलब कि 1 ईयर यहाँ का 243 डेज का होता है, और जो 1 डे होता है यहाँ का वो टेक्स 225 डेज टू वन मेक रेवोल्यूशन। जो 1 ईयर होता है यहाँ पे वो 225 डेज का होता है, और जो 1 डे होता है वो 243 डेज का होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इसका डे है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, और जो इसका ईयर है वो शॉर्ट है, जबकि जो मतलब कि डे शॉर्ट रहना चाहिए और ईयर लॉन्ग रहना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे है ये जो इसका डे है वो लॉन्ग है, और जो इसका ईयर है वो शॉर्ट है। इट हैज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ ऑल द प्लैनेट। पता लग गया। वेनस इज़ द ओनली प्लैनेट विच स्पिन्स इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर। मतलब जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो ऐसे करके घूमते हैं, बट जो वीनस है वो हमारा इस तरीके से हमारे सोलर सिस्टम में अपने ऑर्बिट में घूमता है। द टेम्परेचर ऑफ द साइड्स ऑफ द वीनस फेसिंग द सन रिमेन्स द 100 डिग्री सेल्सियस।
टेम्परेचर ऑफ द बैक साइड अवे फ्रॉम द सन इज़ -200 डिग्री सेल्सियस। जो इसका फ्रंट साइड है सन के साइड में वो 100 डिग्री सेल्सियस है, और जो बैक साइड में नाइट टाइम का उसको हम बोलते हैं -200 डिग्री सेल्सियस। वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज सबसे ज़्यादा पाई जाती है। द एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लानट इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक तरीके से हमारी जो ग्रीन हाउस गैस है, हैंस रिटेन्स मोर हीट एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन रिजल्टिंग इन द हाई टेम्परेचर। इसकी वजह से जहाँ का टेम्परेचर है वीनस का वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। और ऐसा मानते हैं कि 750 बिलियन टू और 2.9 बिलियन टू 750 मिलियन एगो ये यहाँ पे जो लाइफ थी वो एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अब जो है ये इनहॉस्पिटेबल है हमारे लिए, मतलब कि जो ह्यूमन लाइफ है उसको, या फिर कोई अदर लाइफ हो गया है एनिमल्स की, तो वहाँ पे रहने लायक नहीं है। एयर प्रेशर एट द वीनस इज़ अबाउट 91 टाइम्स ग्रेटर देन एयर प्रेशर ऑन द अर्थ। जो एयर प्रेशर है वीनस पे वो 91 टाइम्स है ग्रेटर देन जो प्रेशर है ऑन द अर्थ पे। देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द वीनस। जब इतना ग्रीन हाउस गैसेज इतनी ज़्यादा है, जो कि इतना हॉट प्लानट है, तो वहाँ पे कैसे एटमॉस्फेयर होगा? नो डाउट, बट इट नॉट रिच प्लेजेंट ऑन द अर्थ। वीनस इज ऑल्सो नोन एज द ट्विन स्टार। जो वीनस है उसको हम ट्विन स्टार के नाम से भी जानते हैं।